हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। आज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ने वाले हैं वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधारों को। इससे पहले देख लेते हैं आपके पीईटी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स का सिलेबस ये है जिसमें ये सारे टॉपिक दिए गए हैं। इसमें से हमने इतने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं और इन सब टॉपिक की आपको पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। और आज की इस क्लास में हम कृषि सुधार और श्रम सुधार पढ़ेंगे। वहीं आने वाली कल की अंतिम क्लास में हम ढांचागत सुधार और आर्थिक सुधार को पढ़ने के बाद जीएसटी को पढ़ने के बाद इकोनॉमिक्स को समाप्त कर देंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कृषि सुधार को पढ़ने वाले हैं। तो बात करते हैं कृषि सुधार में। तो नई राष्ट्रीय कृषि नीति की शुरुआत की गई है कृषि सुधार में, और इसके अंतर्गत किसानों को सूखा एवं वर्षा के साथ साथ अन्य आपदाओं के लिए राहत प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। तो नई कृषि नीति में क्या किया गया है, तो किसानों को जो भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनसे राहत प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। किसानों के उत्पादों को उचित और एकीकृत मूल्य प्रदान करने के लिए ई नाम की शुरुआत की गई है। तो ई नाम क्या है? ये एक ऑनलाइन पोर्टल है और इसकी शुरुआत क्यों की गई है? किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य और एकीकृत मूल्य पर बेचने के लिए, यानी कि उनको उनकी कीमत मिल सके। आगे देखते हैं। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और किसानों के लिए सिंचाई परियोजना का विकास किया जा रहा है। तो इसमें क्या है, किसानों के लिए सिंचाई परियोजना का विकास किया जा रहा है और जैविक खेती का भी विकास किया जा रहा है। और मनरेगा के जरिए तालाबों का निर्माण हो रहा है। तो ऐसी जगह जहाँ पर नलकूप नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर क्या है, तालाबों का निर्माण कराया जा रहा है। किसके द्वारा? मनरेगा के द्वारा। तो ऐसे में रोज़गार भी मिल रहा है मनरेगा से और तालाबों का निर्माण भी हो रहा है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, इसमें कृषि सुधार में हमें योजनाएं पढ़नी हैं, तो इन योजनाओं को देख लेते हैं। कृषि से संबंधित योजनाएं हैं, जो प्रमुख योजनाएं हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। इसकी शुरुआत कब की गई? तो इसकी शुरुआत 19 फरवरी 2015 को कहाँ से हुई है? राजस्थान के श्री गंगानगर ज़िले से हुई है। और इसकी थीम आपसे पूछ ली जाएगी, तो इसकी थीम है स्वस्थ धरा खेत हरा। ये थीम आपको अच्छे से याद रखनी है। आगे देखते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये किस उद्देश्य के लिए शुरू की गई है? तो इसका उद्देश्य मृदा की उपज और गुणवत्ता सुधारने के लिए। तो इसका उद्देश्य क्या है कि फसल की उपज अच्छी हो और मृदा की गुणवत्ता सुधारी जाए। अब देखते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो दोस्तों, ये क्या है? इसको 13 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य केंद्र सरकार की ओर से किसानों को बारिश, तूफान, ओलावृष्टि, भूकंप आदि प्राकृतिक आपदाओं से फसल का हुए नुकसान से राहत पहुंचाने के लिए शुरुआत की गई है। तो यानी कि जितनी भी प्राकृतिक आपदाओं से किसान की फसल बर्बाद होगी, तो उसको क्या है, किसान को राहत पहुंचाई जाएगी। कौन सी योजना से? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसमें क्या है, इसमें खरीफ की फसल पर 2%, रबी की फसल पर 1.5% और जायद की फसल पर 5% का प्रीमियम किसानों के द्वारा भुगतान किया जाएगा। बाकी कौन करेगा? बाकी सरकार करेगी। आगे देखते हैं। ये आपको याद रखना है, प्रीमियम ये पूछ सकता है कि कितने % किसानों के द्वारा करा जाएगा। आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। तो ये कब से लागू हुई? तो ये 1 दिसंबर 2018 को लागू हुई और इस योजना के तहत कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष प्रत्येक पात्र किसान को 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। यानी कि इस योजना में जो कुल 6,000 रुपये दिए जाएंगे, और ये किसको दिए जाएंगे? जो भी इस योजना के लिए पात्र किसान होगा, और उसको 3 किस्तों में 2-2 हज़ार की 3 किस्तें बनेंगी, जिससे उसको कुल वार्षिक 6,000 रुपये मिलेंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना को। तो केंद्र सरकार की यह योजना है और 9 अगस्त 2020 को झारखंड रांची से शुरुआत हुई है। इसमें क्या है, 60+ उम्र के बाद 3,000 रुपये पेंशन किसान को मिलेगी। और इसके लिए कौन आवेदन कर सकता है? तो आवेदक की उम्र होगी 18 से 40 वर्ष। तो 18 से 40 वर्ष के लोग हैं, वो इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। 60 वर्ष
की उम्र तक वार्षिक प्रीमियम भरेंगे। कितना है? 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक के इसमें प्रीमियम है, ये भरने हैं। इसके बाद में क्या है, इसमें पेंशन का प्रबंधन कौन करेगा? तो LIC के द्वारा पेंशन दी जाएगी। और जिनके पास अधिकतम 2 हेक्टेयर खेती है, ये उन्हीं के लिए है। तो ये था आपके प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। इसमें 60 की उम्र के बाद 3000 रुपये पेंशन मिलेगी और ये 18 से 40 साल की उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। और 55 रुपये से 200 रुपये तक का प्रीमियम है, वार्षिक प्रीमियम। और पेंशन किसके द्वारा दी जाएगी? LIC के द्वारा। और अधिकतम 2 हेक्टेयर खेती होनी चाहिए। आगे देखते हैं। कृषि निर्यात नीति वर्ष 2018 में लागू हुई। इसका उद्देश्य क्या था? 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि कब तक किसानों की आय दोगुना करने का उद्देश्य था, लक्ष्य था? तो ये 2022 तक। और कौन सी नीति है ये? कृषि निर्यात नीति वर्ष 2018। और इसी में क्या था? कृषि निर्यात को 60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक करना। तो पूछ लेगा कितने अमेरिकी डॉलर से अधिक करना? 60 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ये कब लागू हुई? तो ये 1 जुलाई 2015 को नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई। और इसका उद्देश्य क्या था? किसानों की आय में वृद्धि करना। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि जब सिंचाई मिलेगी तो फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी तो किसानों की आय में वृद्धि भी होगी। ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना, इसका क्या कार्य था? तो इसका उद्देश्य था सब्जियों के उत्पादन का सही कीमत उपलब्ध कराना, यानी कि जो भी सब्जी उत्पादन होगा उसका सही कीमत दिलवाना। किसका उद्देश्य था? ऑपरेशन ग्रीन मिशन योजना का। अब बात करते हैं ई-नाम। इसका क्या मतलब है? ये नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। तो इसकी शुरुआत कब हुई? 14 अप्रैल 2016 को शुरुआत हुई। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है। कैसा है? ऑनलाइन पोर्टल है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कृषि उत्पाद विपणन समितियों, यानी कि एग्री प्रोडक्ट मार्केटिंग कमेटी को एक सिंगल नेटवर्क से जोड़ना, यानी कि जितनी भी मंडियाँ हैं उनको ऑनलाइन जोड़ना, जिससे किसान अपने उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट को कहीं भी बेच सकता है। तो ऑनलाइन में किसान कहीं भी बेच सकता है अपने प्रोडक्ट को, जहां उसको ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा। तो ये था इसका उद्देश्य। आगे देखते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पारित करके की गई। तो कब शुरुआत की गई राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की? 2013 में। और अधिनियम कौन सा पारित किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। इसका उद्देश्य क्या था? बाजार से कम कीमत पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से लक्षित वर्ग को चावल, गेहूं, मोटा अनाज उपलब्ध कराना। यानी कि जो भी लक्षित वर्ग होगा जो इन चीज़ों को बाज़ार की कीमतों पर नहीं ले सकता, उनको क्या किया जाएगा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उनके पास उपलब्ध कराई जाएंगी। क्या क्या चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी? चावल, गेहूं, मोटा अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। आगे देखते हैं। अब ये कुछ अधिनियम हैं जो कृषि में सुधार हेतु लागू किए गए हैं, जिसमें आपका किसान उपज व्यापार एवं वाणिज्य संवर्धन सुविधा अधिनियम 2020। तो ये पूछ लेगा कौन सा अधिनियम है, किससे संबंधित है। मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता अधिनियम 2020 और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। तो ये कुछ अधिनियम है, ये किससे संबंधित है? कृषि में सुधार से संबंधित है। अब हम पढ़ने वाले हैं श्रम सुधार को। तो श्रम सुधारों को लागू करने का प्रमुख उद्देश्य पूछा जाए तो इसका प्रमुख उद्देश्य था हमारे श्रम कानून, यानी कि जो भी श्रम कानून है उनको कार्यस्थल, यानी कि जहाँ पर श्रमिक कार्य करते हैं, इनका क्या है? इनको निरंतर बदलती हुई दुनिया के अनुरूप बनाना। तो कानूनों को निरंतर बदलती हुई दुनिया के अनुरूप बनाना इसका मेन उद्देश्य था। वर्ष 2014 के पश्चात केंद्र सरकार ने श्रमिकों के लिए कई कदम उठाए। तो किस वर्ष के बाद सुधार हुए हैं? तो ये वर्ष 2014 के बाद हुए हैं। अब सरकार की योजना क्या थी? तो सरकार की योजना थी कि जो पहले 44 श्रम कानून थे उनको 4 अधिनियमों में परिवर्तित करना था। तो ये 4 अधिनियम कौन कौन से थे? मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, ये अधिनियम थे 4। इनमें परिवर्तित करने का उद्देश्य था 44 श्रम कानूनों को। आगे देखते हैं। व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य कार्य स्थिति
संहिता विधेयक 2019। तो ये 2019 का विधेयक था, व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य स्थिति संहिता विधेयक। तो ये विधेयक क्या था, तो इसमें क्या था, फैक्ट्री, कारखानों, बंदरगाह पर कार्य करने वाले मजदूरों, संविदा मजदूरों पर, घरेलू प्रवासी मजदूरों आदि पर पहले से मौजूद 13 कानूनों को इस विधेयक में शामिल किया गया। तो इन पर जो मौजूद थे पहले से 13 कानून, उनको किस बिल में पूछा जाए सीमित कर दिया गया था या शामिल कर लिया गया था, तो उसको इस बिल में यानी कि व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य स्थिति संहिता विधेयक 2019 में शामिल कर लिया गया। अब आगे देखते हैं। यह विधेयक सिनेमा, रंगमंच तथा पत्रकारिता के क्षेत्र में विस्तारित होता है। तो पूछ लेगा ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, विस्तारित है। तो ये विधेयक सिनेमा में, रंगमंच में और पत्रकारिता में, और इससे पहले हम पढ़ चुके हैं फैक्ट्री वगैरह में भी, कारखानों में। और यह विधेयक महिलाओं को रात्रि में कार्य करने की छूट प्रदान करता है। तो पूछ लेगा कौन सा विधेयक महिलाओं को रात्रि में कार्य करने की छूट प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। अब पढ़ते हैं वेतन संहिता विधेयक 2019। तो ये भी 2019 का विधेयक है। तो इस विधेयक में क्या था, यह विधेयक वेतन की परिभाषा को सरल बनाता है और यह सभी कार्य क्षेत्रों में न्यूनतम मजदूरी एवं समय पर वेतन भुगतान का प्रावधान करता है। तो जो भी सब कार्य क्षेत्र होंगे उनमें एक तो न्यूनतम मजदूरी तय की गई है इस वेतन संहिता विधेयक 2019 से, और समय पर वेतन भुगतान यानी कि सभी मजदूरों को समय पर वेतन मिले उनका, इसका प्रावधान किया गया। तो ये दोनों प्रावधान किस में किए गए हैं, तो ये दोनों किए गए हैं वेतन संहिता विधेयक 2019 में। आगे देखते हैं। सामाजिक सुरक्षा निधि, तो ये क्या है, असंगठित क्षेत्रों के 40 करोड़ श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि भी स्थापित की जाएगी। यानी कि क्या है, जो भी असंगठित क्षेत्र के 40 करोड़ श्रमिक हैं उनको सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की जाएगी। लगभग 40 करोड़ श्रमिकों को मातृत्व लाभ, पेंशन, दुर्घटना बीमा, मृत्यु बीमा सहित सभी प्रकार के सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए यह योजना बनाई जाएगी। कौन सी योजना, सामाजिक सुरक्षा निधि। आगे देखते हैं। अब यह है श्रमेव जयते योजना। तो ये क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन में, तो पूछ लेगा कहाँ पर, दिल्ली के विज्ञान भवन में किसने, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने, और कब, 16 अक्टूबर 2014 को। इसका पूरा नाम क्या है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना शुभारंभ किया इसका। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार करना और विशेष प्रक्रियाओं में सुधार करना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को मातृत्व अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह कर दिया गया। यानी कि पूछ लेगा पहले कितना था, तो मातृत्व अवकाश पहला था 12 सप्ताह, अब कितना कर दिया गया है, तो अब 26 सप्ताह तक कर दिया गया है। आगे देखते हैं। और ये है हमारा कि श्रमिकों को छुट्टी पात्रता के 240 दिन की न्यूनतम कार्य सीमा को घटाकर 180 दिन कर दिया गया है। यानी कि पहले श्रमिकों को छुट्टी लेने के लिए 240 दिन लगातार कार्य करना पड़ता था कम से कम, उसके बाद वो हर 20 दिन के बाद छुट्टी लेने का उनका अधिकार था। लेकिन अब इसको घटाकर कितना कर दिया गया है, इस सीमा को अब 180 दिन कर दिया गया है। यानी कि अब जो भी श्रमिक छुट्टी लेगा उसको न्यूनतम 180 दिन तक कार्य करना होगा, उसके बाद हर 20 दिन के बाद वह छुट्टी पाने का अधिकार पा सकेगा। यानी कि उसका अधिकार क्या होगा, हर 20 दिन बाद छुट्टी लेने का। कितने दिन लगातार काम करने के बाद, न्यूनतम 180 दिन, यह आपको ध्यान रखना है। श्रम सुधार हेतु 3 बिल लाए गए, कौन कौन से, सामाजिक सुरक्षा बिल 2020, तो पूछ लेगा ये किससे संबंधित है, ये श्रम सुधार से संबंधित है। स्वास्थ्य एवं कार्यदशा संहिता बिल 2020 और औद्योगिक संबंध संहिता बिल 2020। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही अपने चैनल एवी सफलता को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।